1500 किलोमीटर दूर कुछ हो रहा है और यह पाकिस्तान की पूरी मिरेकल स्टोरी और स्टॉक मार्केट की तेजी को रोक सकता है। लेट मी एक्सप्लेन कि ईरान और इजराइल की वॉर की वजह से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में क्या इंपैक्ट हो सकता है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट सोच क्या रही है, आपको कैसे सोचना है एंड हाउ यू कैन सेव योरसेल्फ। ऐसा कैसे हो सकता है यार कि दो दूसरे मुल्क दूर कहीं जाके लड़ें और हम फंस जाएं? इसके जवाब को समझने के लिए पाकिस्तान की इस पूरी मिरेकल स्टोरी को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि हिलेंगे, जरूर हिलेंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो वॉरेन बफे का कोट है ना कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स को कुछ नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान के इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान के मिरेकल की टाइमलाइन देखें। जून 30 2023 में पाकिस्तान में कुछ ठीक नहीं था। पाकिस्तानी रुपी पे गोरों को तो छोड़ें, पाकिस्तानियों को भी यकीन नहीं था। हम भी सब चीजें बेच के डॉलर खरीद रहे थे, याद है? और रुपया कंटिन्यूअसली डिप्रिशिएट हो रहा था। इन्फ्लेशन 38% पे पहुंच गया था, जो नीचे जाना शुरू हुआ था बट फिर भी हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड के मुताबिक बहुत ज्यादा था। इसको देख के स्टेट बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट 22% कर दिया था। और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हो या कंपनियों का कॉन्फिडेंस हो अपने बिजनेस के अंदर लोएस्ट तरीन लेवल्स के ऊपर था। और फिर आया 12 जुलाई 2023, आईएमएफ ने $3 अरब दिए और यहां से हमारा मिरेकल शुरू हुआ। सबसे पहले रुपी डिप्रिसिएशन रुक गई, स्ट्रेट लाइन। और जब रुपी डिप्रिसिएशन रुक गई तो इन्फ्लेशन ऊपर कैसे जाती? इन्फ्लेशन ने नीचे आना शुरू कर दिया। और जब इन्फ्लेशन नीचे आ रही थी तो स्टेट बैंक को क्या जरूरत थी अपना इंटरेस्ट रेट 22% रखने की? स्टेट बैंक ने भी अपना इंटरेस्ट रेट नीचे करना शुरू कर दिया। और इस वजह से लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ने लगी, यानी थोड़ी बहुत इकोनॉमी में डिमांड आने लगी। और इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से जो कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट थी ना, वो बढ़ने लगी, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ने लगा। बट असल मिरेकल यहां शुरू हुआ। आईएमएफ ने पहली बार पाकिस्तान को कहा कि अब आप किसी भी क्रॉप के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे। मार्केट डिसाइड करेगी कि जो भी क्रॉप निकल के आ रहा है उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। इस वजह से वीट, रोटी या गंदुम से बनी हुई हर चीज नीचे आना शुरू हो गई। और क्योंकि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा हिस्सा गंदुम कंट्रीब्यूट करता है, इन्फ्लेशन और नीचे आना शुरू हो गई। इसी टाइम पर दुनिया में भी गंदुम, सीरियल्स, दालें सब नीचे आना शुरू हो गए। ना सिर्फ ये, बल्कि एनर्जी प्राइसेस भी नीचे आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में डीजल की प्राइसेस कम हुई, पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कम हुई। और वहां मिला पाकिस्तान को दूसरा रिलीफ। यानी शुरू हमने आईएमएफ से किया, बट दुनिया की चीजें हमारे फेवर में आती चली गई और हमारे लिए जो सिचुएशन हम पहले सोच के बैठे थे उससे ज्यादा बेटर होना शुरू हो गई। बट इस पूरे मिरेकल स्टोरी के अंदर मुझे कोई एक चीज अलग करनी हो ना इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो होगा इंटरेस्ट रेट का नीचे आना। ये जो पूरी रैली आप देख रहे हैं, इसका बेहद ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट रेट की तरफ से आ रहा है। इंटरेस्ट रेट स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन को ऊपर पुश कर रहा है। नाउ बैक टू ईरान एंड इजराइल स्टोरी। अब मुझे यह बताएं कि ईरान और इजराइल की वॉर पे ये जो हमारी पूरी मिरेकल स्टोरी है, खास तौर पे इन्वेस्टर्स के लिए, उस पर फर्क आ सकता है। आज इन्फ्लेशन है 3%। एनालिस्ट को लगता है कि अगले 12 महीने में 6 से 7% पे इन्फ्लेशन जाके बैठेगा। इंटरेस्ट रेट है 11%, यानी मार्केट को ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन की तरफ इंटरेस्ट रेट आएगा, यानी इंटरेस्ट रेट ऊपर है, इन्फ्लेशन नीचे है, इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा इन्फ्लेशन की तरफ। बट इसमें दो बड़े फैक्टर्स आना बाकी हैं। नंबर 1, ऑयल प्राइसेस। पिछले 2 दिनों में 33% ऑयल प्राइस बढ़ चुकी है। इसमें कोई फंडामेंटल्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वॉर प्रीमियम है। वॉर प्रीमियम क्या होता है? जिस भी मुल्क में जंग हो रही होती है उसके आसपास के इलाके में जो भी इंपॉर्टेंट कमोडिटी होती है उसकी प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाती है, बिकॉज लोगों को ये कंसर्न होता है कि ये कमोडिटी, ये इलाका हमें दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑयल। और इसीलिए ऑयल की प्राइसेस 33% 2 दिन में बढ़ गई, $60 से $80। लेकिन फंडामेंटल्स की बात करें तो इस वॉर से पहले भी दुनिया को यही लग रहा था कि दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्लो हो जाएगी अगले कुछ सालों में, इसीलिए सारी एनर्जी प्रोडक्ट प्राइसेस नीचे आ रही थी। इसके अलावा ओपेक और शेल प्रोड्यूसर्स जो कि यूएस के अंदर होते हैं, उनकी भी एक नई वॉर ही दिख रही थी, जिसकी वजह से ओपेक अपनी कंसिस्टेंटली प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा था। मतलब फंडामेंटली तो देयर वाज नो रिस्क एट ऑयल। तो जो भी रैली बनी प्रीमियम की वजह से। इसका मतलब ऑयल प्राइसेस को नीचे आने थे, बट प्रीमियम ने रोक दिया है उसको। हिस्टोरिकली देखें तो जब गल्फ वॉर हुई थी ना, तो ऑयल प्राइसेस 100% से भी ज्यादा बढ़ गई थी, बट 9 महीने बाद ये प्रीमियम खत्म हुआ और ऑयल प्राइसेस नीचे आ गए। अगर ईरानियन रेवोल्यूशन की बात करें तो 1979 के अंदर ऑयल प्राइसेस 100% से ज्यादा बढ़ गई थी, बट इसको नीचे आने में 6 साल लगे। इसका मतलब क्या? हमें नहीं पता है कि ये वॉर प्रीमियम कब खत्म होगा। व्हाट वी नो इज कि पाकिस्तान इज एन एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री एंड ऑयल प्राइसेस ऊपर का मतलब पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल ज्यादा और लोकल मार्केट के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस, डीजल की प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस और सारी की सारी कमोडिटीज जो कि इन प्रोडक्ट्स को यूज करके ऊपर से नीचे आते हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध तक, ये सब महंगा हो सकता है। इसका मतलब अगर प्रीमियम ज्यादा दिनों तक खड़ा रह गया तो महंगाई बढ़ सकती है
और महंगाई हमारी इकोनॉमिक मिरेकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। दूसरा है ग्लोबल फूड प्राइसेस। वॉर्स में यूजुअली फूड प्राइसेस ऊपर चली जाती क्योंकि लोगों को यह नहीं पता होता है कि वॉर कितने लंबे अरसे तक चलेगी और उसका क्वांटम कितना बड़ा होगा। क्या वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन तक रहेगी, आम आवाम तक आएगी, या पूरे मुल्क के अंदर लगेगी? और अगर पूरे मुल्क के अंदर लगेगी और ज्यादा टाइम चलेगी तो इसका मतलब जो भी वो मुल्क बनाता था या उन लोगों को जिन चीजों की डिमांड थी वो चीजें उनको अलग से लेनी पड़ेंगी, इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। इसकी हिस्ट्री क्या है? जब यूक्रेन में वॉर हुई थी तो कॉर्न, व्हीट, सनफ्लावर सीड सब 15 से 30% ऊपर चले गए थे और इनको नीचे आने में 1 साल लगा था। और ये चीज भी जो कि हमारा मिरेकल नंबर 2 था उसकी स्टोरी को चेंज कर सकता है अगर ज्यादा देर तक खड़ा रह जाए। एंड फाइनली, डोमेस्टिकली स्पीकिंग, पाकिस्तान इज ट्राइंग टू ग्रो। अभी आपने बजट के अंदर सुना होगा ना कि प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ रिलीफ दिया है टैक्सेस के अंदर, यानी कि हम खुद एज एन इकोनॉमी ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान बगैर डॉलर ग्रो नहीं कर सकता। और अगर डॉलर कमोडिटीज में जाना शुरू हो गए तो हमारी ग्रोथ का क्या होगा? यानी अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर चले गए, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चली गई और उसी टाइम में पाकिस्तान ग्रो करने की कोशिश करता रहा, तो जो हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन के आसपास आएंगे, ऐसा भी हो सकता है इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट के आसपास चला जाए। यानी ये जो पूरी मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट अगले 12 महीने में नीचे आएंगे, शायद ये चेंज हो जाए। ऑल इन ऑल, हमारी मिरेकल स्टोरी के अंदर दुनिया का ज्यादा बड़ा हाथ था और पाकिस्तान का कम हाथ था। यूं उठा के देखे ना कि इस मिरेकल स्टोरी में पाकिस्तान के डॉलर इनफ्लोस कितने बड़े, यानी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस, वर्सेस इंपोर्ट कितने घटे। बाय द वे, ये डेटा मैं आपको देता चलूं बिफोर वी गो टू सिनेरियोस। पाकिस्तान में लास्ट 20 सालों का एवरेज इन्फ्लेशन नंबर है 10% और एवरेज इंटरेस्ट रेट नंबर है 10-11%। यानी हम इंटरेस्ट रेट के मुकाबले में एवरेज के आसपास खड़े हैं, बट हमारा इन्फ्लेशन नंबर एवरेज से काफी नीचे है। लॉ ऑफ एवरेजेस ये कहते हैं कि जो चीज बहुत नीचे होती है एवरेज से वो ऊपर आ जाती है और जो चीज बहुत ऊपर होती है वो नीचे चली जाती है, बट डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट वेरिएबल्स। सो क्या करें फुरकान भाई, आपने तो इतना डरा दिया, क्या मार्केट से भाग जाएं, सेक्टर्स चेंज कर दें या अभी मार्केट में करेक्शन आ जाए इसमें माल ले लें? अगर इस सवाल का आपको कोई जवाब फ्लैट ऑन स्ट्रेट दे सकता है ना, तो उसको पता ही नहीं है कि वो क्या बात कर रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता है, ग्लोबल लीडर्स को भी नहीं पता है कि ये एस्केलेशन कितनी बड़ी हो सकती है। सो इन सिचुएशंस में हम सिर्फ सिनेरियो एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा सिनेरियो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है और कौन सा सिनेरियो एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। अगर जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है वो होता रहा तो जो स्टोरी हमारी आज से 1 महीने पहले ट्रू थी वही चले, लेकिन अगर कुछ और हो गया तो स्टोरी कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट। सो सिनेरियो नंबर 1, ये वॉर नहीं है, ये स्क्रिमिशेस हैं, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान के हुए थे। ऑल्दो वीकेंड तक ऐसा लग रहा है कि ये वॉर बढ़ती जा रही है, बट लेट्स अज्यूम कि 1 से 3 महीने के अंदर ये रिजॉल्व हो जाती है। इन दैट केस वक्ती तौर पे तो ऑयल ऊपर चला गया है, बट वापस 60-65 पे ऑयल आ जाएगा अपनी फंडामेंटल वैल्यू विच वाज डिक्लाइन इन ग्लोबल डिमांड ऑफ ऑयल एंड ओपेक वर्सेस शेल गैस, फंडामेंटल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करेगा। कमोडिटी प्राइसेस, फूड प्राइसेस भी साथ साथ नीचे आ जाएंगे। दिस मींस कि शायद 1 से 3 महीने या 3 से 6 महीने के लिए हमारी इस रिकवरी स्टोरी के अंदर बस थोड़ा सा हॉल्ट लगा है। अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंटरेस्ट रेट इस मॉनेटरी पॉलिसी में नीचे आ जाएंगे तो शायद ना आए, अगली मॉनेटरी पॉलिसी में भी शायद ना आए, बट उसके बाद इन्फ्लेशन वही 6-7%, हमारे डॉलर इनफ्लो और आउटफ्लो वैसे ही जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और पाकिस्तान की मिरेकल स्टोरी गोज बैक अ लॉन्ग वे। सिनेरियो नंबर 2, एक्सटेंडेड कॉन्फ्लिक्ट, यानी 6 से 18 महीने तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। गैप्स आते हैं बट कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इसमें ऐसा हो सकता है जैसे हमने हिस्ट्री के अंदर देखा है कि ऑयल प्राइसेस ऊपर की तरफ चली जाए और वो प्रीमियम काफी टाइम तक वहां पे स्टिक हो जाए, यानी $80-90 की ऑयल प्राइसेस। दोनों मुल्कों के अंदर एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आए और सप्लाई कम होने की वजह से ये कमोडिटीज दुनिया से इंपोर्ट करनी पड़े और फूड कमोडिटी प्राइसेस भी ऊपर रहें। इस सिनेरियो में मेरे भाई आंखें खोल लें, ऑयल प्राइसेस को फॉलो करना है, कमोडिटी प्राइसेस को फॉलो करना है, पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट को फॉलो करना है और डॉलर पे नजर रखनी है। आपको पता है कि पाकिस्तान के कौन से इकोनॉमिक किरदार कितनी वैल्यू रखते हैं, तो जहां नजर आए कि इनमें से कोई भी चीज हमारी एक्सपेक्टेशन से ऑफ हो रही है, करेक्शन हो सकती है बाजार के अंदर, बिकॉज ये सिनेरियो बाजार एक्सपेक्ट करके नहीं बैठेगा। सिनेरियो नंबर 1 इज व्हाट्स मार्केट एक्सपेक्टेशन इज। सिनेरियो नंबर 2 मार्केट के लिए भी नया है और आपके लिए भी नया है। यहां स्टॉक पिकिंग बहुत मैटर करेगी और ये वो सिनेरियो है जहां पे आपको एज अ स्टॉक पिकर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कंपनीज को देखना कि कौन सी कंपनीज नुकसान खा रही हैं और कौन सी कंपनीज को इसकी वजह से थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है, ये बहुत जरूरी है। और हो सकता है सिनेरियो 2 के बाद हम सिनेरियो 1 पे चले जाएं या सिनेरियो 3, जो कि कुछ खास अच्छा नहीं है। सो सिनेरियो नंबर 3, दिस टर्न्स आउट टू बी अ रीजनल या ग्लोबल एस्केलेशन।
अल्लाह ना करे। सप्लाई चेन डिसरप्शन, जहां से हम तेल लेते हैं वहां से हमें तेल मिल ही ना रहा। फूड प्राइसेस में कंसर्न आ जाए, जो हेजिंग कमोडिटीज हैं जैसे गोल्ड सिल्वर वो बढ़ना शुरू हो जाए। और अगर ऐसा खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो पाकिस्तान की पूरी रिकवरी और ये सारी रैली तेल लेने गए, मतलब एक्चुअल वाला नहीं, दूसरा वाला। इंटरेस्ट रेट कम होने की जगह बढ़ सकते हैं बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ सकती है। बट ये वाला सिनेरियो 1 की तरह बहुत सिंपल है। अगर कुछ ऐसा नजर आया तो स्टॉक मार्केट इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही है और स्टॉक मार्केट अच्छी करेक्शन ले सकती है और ये अक्रॉस द बोर्ड होगा। यहां पे आपके डॉलर वाले स्टॉक्स या सिक्लिकल स्टॉक्स या एंटी सिक्लिकल स्टॉक्स आपको नहीं बचाएंगे। देखें, कुछ सिनेरियोज होते हैं जो कि मेक और ब्रेक कर देते हैं और वॉर्स उनमें से एक होती हैं। वॉर्स के पास ये कैपेसिटी होती है कि जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो सब चेंज हो जाए। और मसला भी ये होता है कि आप ये कभी भी नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि क्या हो सकता है। आपको एज एंड व्हेन बेसिस के ऊपर दुनिया की चीजों को देख के अंदाजा लगाना होगा। बट याद रखिएगा, जो भी सोचें आप पहले ग्लोबल चीजों को देखिएगा और फिर उसका इंपैक्ट पाकिस्तान पे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ लीवर्स हैं जहां से हम अपने आप को बचाने के लिए, डॉलर को सेव करने के लिए इंपोर्ट्स को रोक के अपने आप को बचा सकते हैं। बट ये टाइम बताएगा और इसीलिए ये सिनेरियो एनालिसिस बहुत जरूरी है हर स्टॉक पिकर के लिए राइट नाउ। बाय द वे, अगर आपको ऐसा ही लेयर बाय लेयर मार्केट का एनालिसिस अच्छा लगता है और आप किसी का भी फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स कर चुके हैं तो उस नॉलेज को यूज करने के लिए ज्वाइन इन्वेस्टकार कम्युनिटी। मैं आपको सिखाऊंगा कि ये नॉलेज प्रैक्टिकली चेंजिंग डायनेमिक्स के साथ आप कैसे यूज कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। बट अब वॉरेन बफे वाली बात। मैंने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना है कि वॉरेन बफे कहते हैं कि दुनिया में कितनी वॉर्स हुई, स्टॉक्स को कुछ हुआ। दुनिया में कितनी तबाहियां हुई, स्टॉक्स को कुछ हुआ नहीं हुआ। S&P 500 20 साल पहले कितना था, आज कितना है देख लें। बट सवाल यह है, ये कौन सी स्टॉक मार्केट है? यूएस की स्टॉक मार्केट। अब सोचें, लास्ट 50 60 70 सालों में यूएस में क्या हो रहा था। यूएस की करेंसी डिफॉल्ट करेंसी बन गई पूरी दुनिया के अंदर। यानी आप वॉर में हो या कहीं भी हो, आपको यूएस की करेंसी यूज करनी है। कंट्रीज अपने रिजर्व यूएस करेंसी में लगते हैं। और ये कब होता है? ये उस वक्त होता है जब एक कंट्री एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्ट्रांग हो जाती है। यूएस ने अपने बॉर्डर के आसपास कोई वॉर देखी ही नहीं है। जो भी वॉर्स यूएस ने किए हैं वो अपने बॉर्डर से बहुत दूर किए हैं। बट हम पाकिस्तान हैं, हम एक ऐसे मुल्क हैं जहां पे हमारा पूरा मिरेकल स्टोरी, ऑल्दो इट्स वेरी रियलिस्टिक, बट इस रिकवरी को करने में हमें बहुत सारी ग्लोबल हेल्प मिली है। IMF, कमोडिटी प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस वगैरह वगैरह। और वो मुल्क जो कि बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है ना, और वो वैसे ही बहुत वीक होता है क्योंकि पाकिस्तान के रिजर्व्स कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। हम अभी भी ग्रो करने के लिए इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हमारी एक्सपोर्ट्स अभी तक बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी हैं। एंड आखिरी, हमारी मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल और बहुत छोटी हैं। जब ऐसी वॉर टाइप सिचुएशन आती है ना, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक अस, इनकी मिरेकल स्टोरीज, डेवलपमेंट स्टोरीज बहुत ज्यादा चेंज हो जाती हैं अगर वेरिएबल्स में बहुत बड़ी चेंज हो। सो यस, पाकिस्तान में भी लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स आपको हमेशा पैसा बना के देंगे, बट हमारे झटके भी बहुत लंबे और गहरे होंगे। एंड आई एम नॉट श्योर कि कितने हम में से ऐसे इन्वेस्टर हैं इन झटकों में पूरा बैठने को तैयार होंगे। सो ऑल इन ऑल, पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी इज रियल। हर इकोनॉमिक नंबर पाकिस्तान का बेहतर है वर्सेस 2 years ago। बट इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि वो क्यों बेहतर है और क्या उन वेरिएबल्स को फॉलो करके हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतर कर सकते हैं। मैं इसी तरह से अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता हूं। सो मैंने सोचा इस बार ये पूरा थॉट प्रोसेस आप लोगों के साथ बैठ के बनाऊं। आई होप आप लोगों को ये सोचने का जाविया डिफरेंट लगा होगा वर्सेस द मार्केट। दिस इज हाउ अ रियल इन्वेस्टर थिंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।